एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन मॉडल पेपर का है। मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। तो इसका निर्देश आपको इसके पहले जो मॉडल पेपर पड़ा है दे दिया गया है। उसमें समय न गंवाकर, क्योंकि आपके पास इस समय समय नहीं है, 22 तारीख से पेपर होने वाला है, तो निर्देश ना पढ़कर हम सीधा बहुविकल्पी प्रश्नों पे आते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं 20 और 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। फिर 4 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, चारों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। फिर 4 प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय, चारों प्रश्न 6-6 नंबर के हैं। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न है जिसमें 2 खंड में विभाजित है। एक खंड में आंदोलन या कोई घटना से संबंधित है और दूसरे में खंड में कोई खनिज या भूमि या उत्पादन से संबंधित है या स्थान से संबंधित है। तो हम बिना देरी लगाए, निर्देश नहीं दिया गया है, हम प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे, पर प्रश्न उसमें अथवा करके 8 लघु उत्तरीय 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम 4-4 प्रश्न देकर आपको इतना परफेक्ट प्रश्न आपके पास भेजूंगा, आपको दूंगा कि आपको पेपर में करने के लिए पर्याप्त रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अथवा करके आपके पास भेजूं। जितने प्रश्न हम आपके पास भेज रहे हैं उसी में से आपको 90+ रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1933 को या 5 मार्च 1934 को। प्रश्न नंबर 1, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित है महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन से। इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया या ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया या नेपोलियन के नेतृत्व में किया गया या विलियम प्रथम के नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित है, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित हैं और ये शासक बनता है। यानी इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में? गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, काबूर और मेजनी 3 व्यक्ति रहते हैं, पर आपको तीनों ऑप्शन रहेगा तो उपयुक्त सभी पे जाना है। अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो काबुल पे जाना है। और प्रश्न ऐसा रहेगा कि और व्यक्ति किसी दूसरी जगह से संबंधित हैं तो गैरिबाल्डी भी सही होगा। अलग से रहेगा मेजनी भी सही होगा, अलग से रहेगा काबूल भी सही होगा। तो यहाँ पर गैरिबाल्डी है। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो इटली का नेतृत्व गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ। इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि थी, कृषि उत्पादों में अधिकता थी, कॉर्न आयात पर नियंत्रण था या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था?
तो यहाँ पे देखेंगे तो उद्योगपतियों और शहरी लोगों के विरोध के कारण कर लगाया गया था। ये तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कारण आयात पे नियंत्रण, ये भी गलत। ब्रिटेन में कर ला समाप्त करने का क्या कारण है? तो समाप्त करने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 3, ब्रिटेन में कर ला समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि यानी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी उपयुक्त है, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है, पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त है या लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 4, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। प्रश्न नंबर 5, चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे 2 बार आ गए हैं। प्रश्न नंबर 5 2 बार आया है, पर प्रश्न अलग है। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है तो सरदार सरोवर परियोजना है या सलाल परियोजना है या मैटूर परियोजना है या हीराकुंड परियोजना है। प्रश्न नंबर 5, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड परियोजना। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। झरिया प्रसिद्ध है तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है या कोयला के लिए प्रसिद्ध है या तांबा के लिए प्रसिद्ध है या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सुनते होंगे अपने अगल बगल में कि कोई अगर ज़्यादा सांवला व्यक्ति आ गया तो लोग बोलते हैं क्या झरिया से निकल के आ रहे हो, कोयले की खान से निकल के आ रहे हो। अब तो आप समझ गए होंगे झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोयला उत्पादन के लिए झरिया प्रसिद्ध है। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखाने के लिए या फिल्मी सिटी के लिए या गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या इनमें से कोई नहीं? मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है भाई तेल शोधक कारखाने के लिए, तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगर तेल शोधक कारखाना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप गेटवे ऑफ इंडिया पे जाना। अगर गेटवे ऑफ इंडिया भी ऑप्शन में नहीं रहेगा और उद्योग धंधों के लिए अगर ऑप्शन में रहेगा तो उद्योग धंधे पे जाना, फिल्म सिटी पे नहीं जाना, क्योंकि फिल्म सिटी भी एक उद्योग धंधा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है तेल शोधक कारखाना, तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए और मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उद्योग धंधे के लिए। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? सन 1950 में, सन 1960 में, सन 1956 में या सन 1955 में? तो ये प्रश्न बहुत आ रहा है भाई, कई बार ये पूछा गया कि श्रीलंका की मातृभाषा क्या है? सिंहली है। या श्रीलंका में किस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। पर इस बार हम आपको बता देते हैं कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया है। ये प्रश्न
श्योर है इस बार आपसे ये पूछा जाएगा। आपको पेपर में प्रश्न पत्र में हूबहू ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1956 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित है, या लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित है महिलाओं के लिए, या राज्यसभा में, या प्रांतीय विधायिका में? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है स्थानीय निकायों में, यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है भाई, द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था है तो आपसे पूछा जा रहा निम्नलिखित में से किस देश में केवल 2 दल ही है? भारत में ऐसा, या फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या पाकिस्तान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान या भारत या फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। आपसे द्विदलीय व्यवस्था पूछा जा रहा तो द्विदलीय व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो राजतंत्रात्मक सरकारें अधिक हैं, या लोकतंत्रात्मक सरकारें अधिक हैं, या तानाशाही सरकारें अधिक हैं, या सीमित राजतंत्रात्मक सरकार अधिक हैं? तो वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार विश्व में अधिक देशों में अपनाई गई है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है, या राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, या व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है औसत आय के नाम से। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है, या औसत साक्षरता दर पर निर्धारित किया जाता है, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है, या ये सभी? तो प्रश्न नंबर 13, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यानी कि ये सभी पर किसी देश का विकास निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, या तृतीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, या चतुर्थ क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, या कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से
किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? तो 2008 में लागू किया गया, या 2010 में लागू किया गया, या 2005 में लागू किया गया, या 2000 में लागू किया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया था 2005 में, यानी प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, या खनन क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, या औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, या कृषि क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 16, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है भाई, कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती हैं, या केंद्र सरकार करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या भारतीय स्टेट बैंक करता है? भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक? तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई, 1989 में हुई, 1995 में हुई, या 1960 में हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 में हुई है, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न नंबर 19, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, या 1986 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, या 1986 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, या अति पशुचारण? प्रश्न नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, या अति पशुचारण? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। खंड का में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो इसकी व्याख्या का एक आपके सामने आधार प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको व्याख्या सही रूप से किताब से जाके करना है। तो हम यहाँ पर आपको एक आधार दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। शहरी निवासियों के मुकाबले
किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिर रही थी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। मध्य के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। 1931 में मध्य अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। तो ये आपको एक आधार प्रस्तुत किया हूँ कि आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा, और आप किताब में जाकर देखें। और प्रश्न को कम से कम 2-2.5 पेज में 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 2-2.5 पेज में आपको लिखना ही है, तभी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला है। सकल घरेलू उत्पादन में 26% योगदान कृषि का है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ और कृषि के द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, और राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखें, प्रश्न नंबर 3 जात पर आधारित प्रश्न है। राजनीति में जात किस प्रकार अनेक रूप ले सकते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट को व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। तो प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक राजनीतिक दल जात को देखते हुए अपने चुनाव प्रचार, अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट, अपनी सरकार आदि के बारे में विचार करके ही काम करती है। तो राजनीति में जात अनेक रूप ले रही है। जात के प्रभावी हो रही राजनीतिक दलों पर। राजनीतिक दल जात आधारित वोटिंग, जनगणना, जात को देखते हुए अपने उम्मीदवार तय करने के लिए विवश हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4 विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे एक आपको आधार दिया जा रहा है। आप किताब से और बड़ा करके ही लिखेंगे, 2-2.5 पेज ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे
यहाँ हम आपके लिए एक आधार दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 1995 में स्थापित इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने वाले की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा विकासशील देशों की वैश्विक प्रणाली में पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना, ताकि पूरा विश्व एक सूत्र में बंधे और एक दूसरे से के आयात निर्यात को प्रभावित करें। आयात निर्यात से एक दूसरा देश अपने को लाभान्वित करें। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा पूरा विश्व लाभान्वित हो, ये विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। चलते हैं अगले पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी आप थोड़ा बड़ा करके ही लिखेंगे। यहाँ पर एक आधार आपको दिया जा रहा है, पर लिखेंगे आप थोड़ा बढ़ा के। तो पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में, प्रश्न है 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति से निम्नलिखित लाभ हुए हैं हमारे लिए, वरदान सिद्ध हुई है, जैसे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि, नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नवीन तकनीकों का विकास भी होता रहता है, जिससे उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अतः औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट दे देंगे, यातायात में विशेष सुविधा। औद्योगिक क्रांति से यातायात के साधनों का तेजी से विकास होता है। यातायात के ऐसे नवीन साधनों का निर्माण और खोज होने लगी जो तीव्र गति से कार्य करते हैं, और इस क्रांति के फलस्वरूप ही यातायात अधिक सुगम और विकसित हो गया। अगला पॉइंट देंगे तो विज्ञान की प्रगति। औद्योगिक साधनों के विकास के लिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर खोज चलती रही है। वैज्ञानिक नई नई प्रौद्योगिकी की खोज में प्रयत्नशील रहते हैं। इन खोजों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप विज्ञान की विभिन्न शाखाएं निरंतर प्रगति की ओर बढ़ने लगी हैं। फिर पॉइंट दे देंगे कृषि में सुधार। तो ये पॉइंट दे के व्याख्या करेंगे तो आपका पेज भी ज़्यादा भर जाएगा और एग्जामिनर भी प्रभावित होगा। तो इसलिए पॉइंट दे के लिखेंगे कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उत्तर भी आपका बड़ा हो जाए। तो कृषि में सुधार। औद्योगिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि कार्यों के लिए नवीन यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। अभी तक कृषि अत्यधिक श्रम साध्य, अधिक मेहनत, अधिक उसमें लोग लगे रहते थे, इससे और उत्पादन भी कम होता था। इससे
लोगों में भूखमरी जैसे गरीबी बनी रहती थी। भूखमरी के कगार पर किसान रहते थे, पर यंत्रीकरण से कृषि कार्य सरल हो गया और खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई। अब धीरे धीरे कृषि व्यवसाय का रूप लेने लगी। फिर अगला पॉइंट दे देंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापारिक वर्ग के लोग विश्व के सभी देशों में आने जाने लगे। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और मानव परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त हो गया। अगला पॉइंट दे देंगे, तो दैनिक जीवन में सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि। तो मानव के दैनिक जीवन में भौतिक साधनों के सुलभ हो जाने से विशेष सुख सुविधा का वातावरण बना। मानव को दैनिक जीवन के कार्यों की पूर्ति हेतु विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई। अगला पॉइंट दे देंगे, तो समाजवादी विचारधारा का जन्म। तो औद्योगिकी क्रांति का एक अन्य लाभ ये हुआ कि श्रमिकों के माध्यम से समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद ने मानव को अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग बनाया। इससे मानवीय स्वतंत्रता के सिद्धांत को विशेष बल मिला। और पॉइंट दे देंगे, तो नगरों का विकास। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के कारण नए नए नगरों की स्थापना हुई। नगरों में जनसंख्या बढ़ने से वहाँ के आकार में वृद्धि हुई। नगर उद्योग तथा वाणिज्य के केंद्र बन गए। तो इस प्रकार हम इन लाभों को देखते हुए कह सकते हैं कि औद्योगिकी क्रांति से 19वीं सदी में औद्योगिकी क्रांति से हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हुई, हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति को मानव जाति के लिए वरदान माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन। तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट हो जाना। दूसरे रूप में हम कहें तो मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारणों या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव या अपरदन कहलाता है। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है। भूमि कटाव के प्रकार में हम लिख सकते हैं धरातलीय या परतदार कटाव। तो इसमें ये हेडिंग दे देंगे और लिखना चालू करेंगे। तो लिखेंगे कि कैसे धरातलीय या परतदार कटाव कैसे होता है। तो तेज मूसलाधार वर्षा के कारण जब धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग तेज पानी से बह जाता है तब उसे धरातलीय कटाव कहते हैं। या दूसरा हेडिंग दे के लिखेंगे कछार वाला कटाव। कछार से आप समझ गए होंगे, जैसे नदियाँ या तेज बहने वाली जल धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है उसे कछार कटाव कहेंगे। इसमें मिट्टी की कुछ गहराई तक कट जाती है तथा भूमि सतह पर नालियाँ व गड्ढे बन जाते हैं। दूसरा वायु द्वारा कटाव, ये भी हेडिंग दे देंगे। तो इस प्रकार 3 हेडिंग हो जाएगी, धरातलीय या परतदार कटाव, कछार वाला कटाव और तीसरी हेडिंग वायु का कटाव। तो तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जो उड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बना देती है और हमारी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी
उड़कर वहाँ पर उस भूमि को अनउपजाऊ बना देती है। अब मिट्टी के कटाव के क्या कारण है, ऐसा आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, और हेडिंग डालेंगे तो 1 2 लाइन 3 लाइन ऐसा करके उसमें लिखेंगे तो आपका 2-3 पन्ना हो ही जाएगा। तो जैसे मिट्टी के कटाव के कारण क्या हैं, तो हेडिंग डालेंगे। हम यहाँ पे हेडिंग डालने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि इससे एग्जामिनर प्रभावित होता है। व्याख्या अपने आप से करना, मैं जो 2-4 हेडिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर 1, जैसे तीव्र मूसलाधार वर्षा, नदियों का तीव्र बहाव, वनों का अत्यधिक विनाश, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, तेज हवाएं, कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, मेड़ों का ना होना, भूमि का अत्यधिक ढालू होना, पानी के निकास की उचित व्यवस्था ना होना, कृषि करने के दोषपूर्ण ढंग। तो इतनी आप हेडिंग अगर लिख लिए और उनकी 3-3 लाइन में यदि व्याख्या कर देते हैं तो आपका 2-3 पन्ना हो जाएगा। वो आप 6 में 6 नंबर लेने के हकदार हो जाएंगे। तो इस तरह आप किताब में जाकर इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये प्रश्न लघु उत्तरीय में भी दिया हूँ और दीर्घ उत्तरीय में, इसलिए कि आप इस प्रश्न को सही से तैयार करें। ये प्रश्न इस बार आने ही वाला है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय। तो हम लघु उत्तरीय में भी आपको समझा चुके हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न को सही से तैयार करेंगे। यहाँ हम आपको एक आधार दे रहे हैं, आप किताब से जाकर अच्छी तरह से और तैयार कर लेंगे और अच्छा करके आएंगे। तो जैसा कि प्रश्न है, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपर्युक्त तर्क दीजिए। तो सेम प्रश्न लघु उत्तरीय में रखा हूँ, दीर्घ उत्तरीय में रखा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आने ही वाला है। तो आप लिखना चालू करेंगे तो बोलेंगे हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, भारत में राजनीति में जाति और जात के अंदर राजनीति है। इसके पक्ष में आप लिखना चालू करेंगे तो लिखेंगे राजनीति में जाति। राजनीति में जाति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनते समय क्या करते हैं? चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के अनुसार ही टिकट का वितरण करते हैं तथा सरकार के गठन के समय विभिन्न जातियों व समुदायों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल या उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन व सहानुभूति पाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को कुछ विशेष जातियों का हितैषी समझा जाता है। प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार ने सभी को समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने हेतु सक्रिय हो जाते हैं। कई बार चुनाव की जातियों का खेल माना जाता है। कई बार चुनावों को जातियों का ही खेल मान लिया जाता है, लेकिन यह पूर्णतया सत्य नहीं। फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीति में जाति हावी है। फिर अगली हेडिंग दे देंगे, जाति के अंदर राजनीति।
राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा व पिछड़ा जैसी अवधारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। सभी दल कभी राजनीति में जाति तो कभी समुदाय के नाम पर अपना हित साधती रहती हैं। तो इस प्रकार हम सहमत हैं और हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 4। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों को समझाइए। प्रश्न नंबर 4। ऋण के अनौपचारिक और औपचारिक स्रोतों को बताना है। प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है ऋण के अनौपचारिक एवं औपचारिक स्रोतों को समझाइए। ऋण के अनौपचारिक एवं औपचारिक स्रोतों को समझाइए। तो भारत लिखना चालू करेंगे तो कैसे लिखेंगे? भारत एक ग्राम प्रधान देश है। बिना पर्याप्त वित्तीय सुविधाओं के ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे कि अनौपचारिक स्रोत या अनौपचारिक क्षेत्र। तो यहाँ पे एक दो हेडिंग देके लिखेंगे, जैसे ग्रामीण साहूकार व महाजन। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार व महाजन ऋण के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पैसा उधार देते रहते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः ऋणों पर इनकी ब्याज दर भी ऊंची होती है। ये वास्तव में राशि से अधिक वसूल करते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर ये ही ऋण पाने के एकमात्र स्रोत हैं और किसान इन्हीं के चंगुल में फंस जाता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे देशी बैंकर। देशी बैंकर वह व्यक्ति होता है जो ग्राहकों को ऋण देने के अतिरिक्त निक्षेप स्वीकार करने तथा हुंडियों के लेन देन का कार्य भी करता है। प्रायः निक्षेपों पर आधुनिक बैंकों से अधिक ब्याज देते हैं और ऋणों की ऊंची ब्याज दर लेते हैं। तीसरी हेडिंग डाल देंगे तो अन्य स्रोत में ग्रामीण लोग अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों व ग्रामीण व्यापारियों से भी ऋण लेते हैं। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक स्रोत में लिख देंगे हेडिंग डाल के। फिर औपचारिक क्षेत्र या औपचारिक स्रोत में लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1 व्यापारिक बैंक। ये बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। प्रारंभ में इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उदासीनता दिखाई थी। ये प्रायः व्यापारियों को ही ऋण देते थे, उत्पादकों को नहीं। किंतु राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने राष्ट्रीय क्षेत्रों में पर्याप्त सहायता देनी आरंभ कर दी। दूसरी हेडिंग डालेंगे सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का प्रमुख उद्देश्य किसानों को साख प्रदान करना ही रहता है। भारत में सहकारी साख व्यवस्था है, जिसके अनुसार ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समितियां तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, सामान्य कारीगरों तथा भूमिहीनों की
साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला डाल देंगे हेडिंग, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। कृषि एवं ग्रामीण शाख के क्षेत्र में यह एक शीर्ष बैंक है जो किसानों को साहूकारों के चंगुल से और उनके भविष्य के लिए, उनके खेती के लिए, उनके श्रेष्ठ उत्पादन के लिए अग्रणी काम कर रहा है। अब आ गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न में 2 खंड होंगे। तो खंड का जैसा बताया स्थान या घटना से संबंधित होंगे, और दूसरा कोई मिट्टी, फसल, इन सब चीज़ों से खंड खास संबंधित होंगे। तो यहाँ पे हम पहले खंड का देखते हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न में खंड का तो पहला है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में जाके आप मैप में गुजरात में जाएंगे और वहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे पोरबंदर गुजरात। इस तरह से देखिए, हम 2 सेशन आपके पास 2 मॉडल पेपर भेज चुके हैं। उसमें मैप भी साथ में रखा था। मैप में उसमें आपको भर के बताया मैप में कैसे मानचित्र पूरा किया जाता है, वो आपको बताया हूँ। आप मैप में ये तो आपको ही करना होगा कि जितने राज्य हैं कहाँ पर हैं, ये आप दिमाग में मैप को बैठा लें। फिर आपके 10 नंबर श्योर हैं, आपको मिलेंगे। पर भारत के मैप में कितने राज्य हैं, सब राज्यों को आपको मैप को अपने दिमाग में रखना है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो उस आधार पे आपको मैप भरना रहेगा। तो जैसे पहला, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर में हुआ है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। दूसरा प्रश्न, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? दांडी। दांडी था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र। साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। ये 24 दिन की यात्रा थी, यानी 240 मील की यात्रा थी। रोज 10 मील चलते थे। 78 सहयोगी थे महात्मा गांधी के, 79 सहयोगी थे। तो और यहाँ पे महात्मा गांधी के जन्म, तो ये पोरबंदर, हम यहाँ पे आपको उत्तर बताते चल रहे हैं। और आप स्टेट आप भी आपको बता रहा हूँ, उस स्टेट में जाके आपको भरना है। तो वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर गुजरात। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र दांडी। दांडी कहाँ है? गुजरात में। तीसरा, चंद्रशेखर जहाँ शहीद हुए, तो चंद्रशेखर कहाँ शहीद हुए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। प्रयागराज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज हो या इलाहाबाद हो, जो आपको याद आ जाए वैसे प्रयागराज लिखोगे तो अच्छा रहेगा। प्रयागराज है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैप में जाना है और निशान लगा के चिन्ह बनाकर प्रयागराज लिख देना है। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट प्रथम महिला के रूप में अध्यक्ष बनी। तो एनी बेसेंट पहली महिला के रूप में अध्यक्ष कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे हम उत्तर बताते चल रहे हैं। मैप में आपको राज्य कहाँ कौन सा है ये ध्यान रखना है। अगला देखें, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ होता है? लाहौर में। लाहौर में होता है।
लाहौर कहाँ है? ये राजस्थान से पश्चिम पाकिस्तान, राजस्थान के पश्चिम में आप भारत के मैप के बाहर निशान लगाएंगे और लिख देंगे लाहौर। तो ये खंड का के प्रश्न थे। अब खंड खा पे चलते हैं, देखते हैं। खंड खा में भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो मान लीजिए चिन्ह यूं दिया हो या जैसा भी आपको पेपर में चिन्ह रहेगा वैसा आप चिन्ह लगाना है और उस जूट उत्पादक स्थान को दर्शा देना है। तो आपको पेपर में चिन्ह दिया रहेगा, उस चिन्ह के माध्यम से आपको दर्शाना रहेगा। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को चिन्ह द्वारा, तो जूट उत्पादक कहाँ? यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन ज़्यादा होता है। एक स्थान पूछ रहा है तो आप पश्चिम बंगाल पे जाके जैसा निशान दिया रहेगा वैसा निशान आपको लगा देना है। दूसरा प्रश्न है, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो चाय आप जानते हैं कि असम की चाय मशहूर होती है, बस असम में चले जाना, निशान लगा देना है और वहाँ लिख देना असम, निशान लगा के। और प्रश्न नंबर 2, असम, ऐसा करके आप मैप में, अब ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के मैप में असम कहाँ पर है। ये बार बार बोल रहा हूँ, भारत का मैप आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। यहाँ पे हम उत्तर बता रहे हैं, उत्तर बताते चल रहे हैं। अब आप मैप में उसको भरना रहेगा आपको। चलते हैं अगला, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो कोयला उत्पादन जैसे अभी हमने बताया था बहुविकल्पीय प्रश्नों में, झरिया। तो हम 2-3 स्थान बता देते हैं कोयला उत्पादन का, जो आपको ध्यान रहे। तो एक छोटा सा, एक ही लाइन में तीनों की कोशिश करते हैं बताने की। 3 स्थान बताते हैं। तो जैसे कोयला उत्पादन के स्थानों को हम कैसे याद करें? तो झरिया रानी, कोरबा चली गई, ऐसा कुछ बना लीजिए। झरिया रानी कोरबा चली गई, यानी झरिया से भी कोयला का उत्पादन मिलता है, झरिया से भी कोयला निकाला जाता है। रानीगंज, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, झरिया झारखंड में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो झरिया रानी कोरबा चली गई, ऐसा कुछ करके आप याद कर लीजिए। और मैप में एक स्थान दिया गया है और 2-3 आपको बता दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो कल्पक्कम या ऐसा कुछ आणविक केंद्र या नरौरा, मतलब कोई एक आणविक केंद्र पे वैसा निशान लगा देना है और लिख देना है। अब अगला देखें, लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो लौह उत्पाद सबसे सुंदर और अच्छा उदाहरण है झारखंड। झारखंड में स्टेट कहाँ पड़ेगा? बिहार के नीचे। तो झारखंड में निशान जाके लगा देना है और लिख देना है झारखंड लौह इस्पात उद्योग केंद्र। तो इस प्रकार हाँ, मैप भरने के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत के मैप में कितने राज्य हैं, कौन से राज्य कहाँ पर हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, तब आप मैप को सही तरीके से भर पाएंगे। दोनों सेशन में, दोनों मॉडल पेपर में मैप के साथ आपको समझाया हूँ। शायद आपको मैप सही तरीके से आ गया होगा। अब यहाँ पे हम प्रश्नों का उत्तर बताते चल रहे हैं और आपको मैप भरना है। तो चलिए, ये आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 के लिए तीसरा मॉडल पेपर है। फिर अगले सेशन में अगले मॉडल पेपर में मिलेंगे। धन्यवाद।